रुपए के गिरने को लेकर मीडिया ने एंड इन्फ्लुएंसर्स ने इतना गुड़ गोबर किया, मैंने सोचा नहीं था। और द दोगला भक्त ने तो अपने वीडियो में इतनी बकवास करी है कि मुझसे रहा ही नहीं गया। जरा सुन लेते हैं इसको पहले। टूटते हुए रुपए ने मोदी सरकार के 3 बड़े झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। झूठ नंबर 1 कि हमारी इकोनॉमी ताबड़तोड़ गति से आगे बढ़ रही है। 8.2 का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो नारा लगाया जा रहा है, वो कितना खोखला है, रुपया ने दिखा दिया। मुझे नहीं पता कि ये और इसकी टीम ने कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, बट इकोनॉमिक्स का आठाना नहीं पता इनको। ये तो पक्का है। अ कंट्री कैन बी अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन इफ द करेंसी इज डिप्रिशिएटिंग। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और रुपये की वैल्यू भी गिर रही है। क्या ये पॉसिबल है? यस। ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हैं, ये समझा दे। ये आईवी लीग वाले, दोगले भक्त, और अगर ये लॉजिक है एंड जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहा है और एजेंडा ड्राइव कर रहा है, उसी लॉजिक से मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट के की हाई ग्रोथ रेट भी झूठी है। फिर क्यों? क्योंकि रुपए डेप्रिशिएट उस समय भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। बाकी बातें बाद में, ये मुझे यह समझा दे कि ये दो बातों का मेल क्या है। बस आगे सुनते हैं। रुपए की गिरावट ने एक और पोल जरूर खोला है। ये वाला बोनस पोल बता रहा हूँ। एक टाइम पर जनता का पक्ष लेने वाली, सच बोलने वाली बॉलीवुड आज कॉकरोच से भी बदतर जमीन के नीचे छुपी आपको मिलेगी। पेट्रोल प्राइस राइज, रुपए के गिरने पर आज कोई कमेंट्री नहीं मिलेगी आपको बॉलीवुड की तरफ से, कोई जोक शोक नहीं मिलेगा, कोई ट्वीट श्वीट नहीं मिलेगा। इनकी रीढ़ की हड्डी रुपया से भी कमजोर निकली। 2014 पे ये अपना रीढ़ की हड्डी भी भूल कर आ गए। इसने कुछ लोगों को कॉल आउट किया है। एक तो बड़े टाइम बाद कोई बॉलीवुड मूवी देखी है मैंने, प्लस इनको इकोनॉमिक्स का पता होता तो ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में काम करते। खैर मुझे क्या, आई केयर लेस। यहाँ पे आई विल गिव डिस्काउंट टू हिम, क्योंकि शायद इसको और इसकी टीम को पता ही नहीं होगा कि पहले हल्ला क्यों होता था और आज क्यों नहीं हो रहा है। समझते हैं, इकोनॉमिक्स की चवन्नी नहीं पता तो ये तो पता ही नहीं होगा कि वॉलेटिलिटी क्या होती है। तो मैंने डेटा का यूज करके ग्राफ प्लॉट किया है। आप देख सकते हैं 2009 फिस्कल ईयर में वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट 12% टच हो रही थी एंड 2011, 12, 13 में फिर से इतना नाचने लगी कि हाई थ्रेशोल्ड मार्क के ऊपर फिर से दो सींग निकल आए। पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने इसको काफी कंट्रोल कर लिया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो ये 2% पे था। तो वॉलेटिलिटी तो कंट्रोल कर दी है इस गवर्नमेंट ने। 2025 में इंक्रीज हुई है क्योंकि ट्रम्प चचा के नखरे कम ही नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे है। प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम वॉलेटिलिटी कितनी थी आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको डेटा और चार्ट्स चाहिए या तो फिर पूरा रिसर्च चाहिए टैब्लो फाइल के साथ, कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे और मेरे रिसर्च का अमाउंट पे करके ले जाओ। सेम वॉलेटिलिटी को आप एक्सचेंज रेट ग्राफ में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम 2009 से 2014 में भी डॉलर वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, लेकिन उस टाइम उसके पीछे ऐसी आग लगी थी कि 10% की तेजी से भाग रहा था। अब 2015 के बाद कहीं आपको दिख रहा है इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन? 2025 में जाकर 5% टच किया है, विच इज स्टिल लोअर देन दी थ्रेशोल्ड मार्क। अगर वॉलेटिलिटी डाउन है तो इन्वेस्टर्स के लिए प्रेडिक्टेबल है। उसके बाद भी आरआर चल रहा है। 50 लाख से भी अधिक लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं और 10 से 15 लाख लोग वीडियो देखते हैं। पर मुझे तो अचंभा है कोई इनको कॉल आउट क्यों नहीं करता, क्योंकि इसने पहले भी एक वीडियो में एक आरटीआई इंफॉर्मेशन को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी। अब करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर इसका आर्गुमेंट सुन लेते हैं। देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। ये साफ तौर से दिखाता है कि रुपए की गिरावट ने कोई बेनिफिट नहीं दिया है हमारे देश को। ये तो हो गया दोगले का लॉजिक। अब जरा एक्चुअल डेटा देख लेते हैं। ये डाटा मैंने आईएमएफ का यूज किया है एंड टैब्लो चार्ट मैंने खुद बनाया है। हवा में बात करने से नहीं होता। इन आईवी लीग के लोगों को पता भी नहीं होगा करंट अकाउंट डेफिसिट कैलकुलेट होता कैसे। ग्राफ में आप देख सकते हैं 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2011 से 2013 का डेफिसिट क्राइसिस एंड 2014 के बाद का रिकवरी, सब कुछ प्लॉट किया है। आपको दिखेगा 2011 से 2013 के टाइम फ्रेम में करंट अकाउंट डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4.8% पे आ गया था, ऑलमोस्ट 5%। और ये ग्राफ वॉलेटिलिटी को भी इंडिकेट कर रहा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। यही रीजन है 2011 से 2013 के टाइम पे हल्ला होता था। 2014 के बाद तो रिकवरी ही हो रही है। करंट ट्रेंड 1% से भी कम है। लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 1.5% तक जा सकता है। मैं कहता हूं लेट्स से और नीचे चला जाएगा तो भी 2011 से 13 वाली सिचुएशन तो नहीं होगी। ये दोगले जो फियर और रेज कंटेंट सेल करने का ट्राई कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? चवन्नी भर की नहीं। और 10 साल का इंप्रूवमेंट इन गांव के अंधों को दिखेगा भी नहीं।
इसका दूसरा आर्गुमेंट भी सुन लेते हैं। झूठ नंबर 2, गिरता हुआ रुपया हमारे देश के एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, हम और कंपेटिटिव हो जाएंगे, ये भी झूठ दिख चुका है। इसमें मैं कुछ बोलूं, पहले इंपोर्ट वाला 2 पैसे का लॉजिक भी सुन लेते हैं। अब जब रुपया कमजोर हो जाएगा तो इसी इंपोर्ट बिल अपने आप वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इंपोर्ट किए जाने वाले सामान की चीजों के दाम में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर रुपया 5% कम हुआ तो सीधे 5% इंक्रीमेंट इन द प्राइस। सबसे पहले पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर चीज का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है? आम जरूरतों की चीजें, सामान, चाहे वो ग्रोसरीज हो, कंज्यूमेबल्स हो, सब महंगी हो जाएंगी। अब मुझे ये बताइए, इसमें क्या झूठ है? ये तो उतना ही सिंपल लॉजिक है जितना 2+2 है। अगर रुपए के 5% डेप्रिसिएशन के चलते इंपोर्ट प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार से अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाएगा आफ्टर रुपीज डेप्रिसिएशन। अगर पिछले साल 2024 में $1 83 रुपीस का था, तो जो एक्सपोर्टर 2024 में 83 रुपीस के रेट में एक्सपोर्ट कर रहा था, अभी रुपीज 90 के डेप्रिसिएशन में उसके पास $1 के 90 रुपीस आएंगे, जिसकी वजह से उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है प्राइस को कम करने की। तो कॉम्पिटिटिव हुआ कि नहीं? इत्तू सा लॉजिक समझ नहीं आ रहा है इसको। ओह, मैं तो भूल ही गया था, ये लोग आईवी लीग वाले हैं। इनफैक्ट अब इसी में फ्लो में इसने एक ऐसा सगुफा छोड़ा है एंड ट्राइड टू डिस्टॉर्ट द एम्पिरिकल एविडेंस। सुनते हैं ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। अब इसका बेसिस क्या है इस दोगले के पास? जो डेटा दिखाएगा ये धांधलेबाजी करेगा, देखना। 2025 में रुपया रिकॉर्ड 5% से ज्यादा लुढ़का। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सपोर्ट्स में क्या है। अक्टूबर के अगर आप एक्सपोर्ट्स देखोगे तो करीबन 12% नीचे गए हैं। उल्टा टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स, जहां से सामान बाहर आना होता है, रॉ मटेरियल बाहर आना होता है, उनके मार्जिन और भी टाइट हो गए हैं। नोटिस करा इसकी धांधलेबाजी? रुपए डेप्रिशिएट हो रहा है, उसके लिए 2025 का पूरा ईयर का डाटा ले रहा है। एक्सपोर्ट का डाटा दिखाने की बारी आई तो अक्टूबर का डेटा दिखा के चौधरी बन रहा है। ये कैसे? ये केवल आईवी लीग वाले ही कर सकते हैं। मैं डेटा दिखाता हूँ। गुड्स एक्सपोर्ट में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। लेकिन सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 13% के ऊपर है एंड ओवरऑल ग्रोथ जो है वो है ओवर 6%। एक और इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करने के लिए है कि एक्सपोर्ट को लेकर जो ऐसे और बाकी लोग आरआर करते हैं, वो हमारे जीडीपी के शेयर का अप्रॉक्सीमेटली 22% है। दैट इज इट। और फिर उस 22% के अंदर लगभग 50 to 55% होगा गुड्स का शेयर। फिर उसके अंदर एक और लेयर आएगी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। उसके अंदर इंपोर्ट कंपोनेंट्स एंड मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स वाली 2 कैटेगरीज के शेयर्स आएंगे। इट इज ए लेयर आफ्टर लेयर डाटा। लेकिन ये दोगले कहाँ देख पाएंगे ये सब? अब ये आपको डर बेचेगा क्यूमुलेटिव इंपोर्ट्स को लेकर। सुनते हैं। पिछले साल भारत ने $915 बिलियन से ज्यादा का सामान और सर्विसेज इंपोर्ट कराए हैं। आप समझ के देखिए, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम करीबन $1 ट्रिलियन का इंपोर्ट्स करते हैं। इस साल ये इंपोर्ट का बिल और भी ज्यादा होने की उम्मीद है। अब इसका क्या मतलब है? $1 ट्रिलियन को धीरे धीरे बोल के ये जो डर बेच रहा है, इसका जो हवा बना रहा है, व्हाट इज बैड अबाउट इट? नहीं बता पाएगा। इसको लेकर मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है along with the list regarding imports as a percentage of GDP. India stands at 23.5%. आप खुद चेक कर लीजिए। फिगर मैंने कंपेयर किया है डेवलप्ड कंट्रीज का इंडिया के रेस्पेक्ट में, और इसमें तो कुछ कंट्रीज का जीडीपी इंडिया से कम है। इसका बवाल काटने की और डर बेचने की क्या जरूरत है? क्योंकि इनके एक्सपर्ट रिसर्चर्स को लगा होगा 1 ट्रिलियन सुनकर लोगों का दिल सहम जाएगा और वीडियो का सेलिंग पॉइंट भी बनेगा। अब इसकी बकवास इन्फ्लेशन पे भी सुन लेते हैं। दरअसल सच यह है कि अक्टूबर के महीने में हमारे देश का रिटेल इन्फ्लेशन 0.25% तक गिर चुका था। अब इतना कम इन्फ्लेशन बाय द वे कोई अच्छी खबर नहीं होती है। आरबीआई के अपने बैरियर्स के हिसाब से, अपने अकाउंटिंग के हिसाब से भारत में स्टेबल ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन हमेशा 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना कम इन्फ्लेशन खराब चीज है एंड आरबीआई की गाइडलाइंस भी दिखा रहा है ये, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ा के, राइट? लेकिन इस पेचीज को वो भी हजम नहीं होगा, उसको भी डर की पोटली में पैक करके बेचेगा अभी। सुनो इसको। सबसे पहले पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर चीज का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है? आम जरूरतों की चीजें, सामान, चाहे वो ग्रोसरीज हो, कंज्यूमेबल्स हो, सब महंगी हो जाएंगी। इसको कम इन्फ्लेशन से दिक्कत है, तो अगर सोल्यूशन इन्फ्लेशन बढ़ाने से होगा तो इसको उससे भी दिक्कत। अरे भाई, क्या चाहिए इसको? सूखे नशे करने वालों के साथ यही दिक्कत है। हेड आया तो प्रॉब्लम, टेल आया तो प्रॉब्लम, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लिसन टू द चॉइस ऑफ वर्ड्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था प्रिंट मीडिया कैसे वर्ड्स को वाइजली यूज करती है टू सर्व एन एजेंडा। सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ये कहना है कि रुपए का गिरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम इस पर अपना नींद खराब करें। अब इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर ने जो बात बोली है
वो गलत तो बोली नहीं। और इसको जो लोग देख रहे हैं, क्या उन लोगों ने डॉलर खरीद लिए? नहीं, क्योंकि उनको भी पता है ये नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहा है। क्या रुपए गिर रहा है? यस, वो पहले भी गिर रहा था, आज भी गिर रहा है। वॉलेटिलिटी कंट्रोल में आ गई है। यस, जो 2009 से 2013 आउट ऑफ कंट्रोल था, अब काफी कंट्रोल में है। करंट अकाउंट डेफिसिट का हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब देख सकते हैं, इट इज डूइंग ओके नाउ। तो ये दोगला बेच क्या रहा है? अपनी टी शर्ट। ये जो अभी डॉलर की पूजा कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि जेपी मॉर्गन का गोल्ड एंड सिल्वर डेस्क सिंगापुर मूव हो चुका है। इनको ये भी नहीं पता कि यूएसए का क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट 60 तक पहुंच चुका है। इनको ये भी नहीं पता कि एलबीए में सिल्वर हैज बीन ऑन नियर पैराबोलिक रन। उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है? और आने वाले कुछ दिनों में ऑन 19th ऑफ दिसंबर को बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है। इसको ये भी नहीं पता होगा। ये सारी बाउंसर्स हैं इन जैसे चवन्नी छाप लोगों के लिए। ये सारे चेंजेस का लैग इफेक्ट 2026 2027 में कैसा होगा, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन वीडियो एडिटिंग बढ़िया है, स्टोरी नरेशन भी अच्छा है, बस यही तो चाहिए। एक और सगुफा छोड़ा है इसने, सुनते हैं। सारे के सारे हमारे रुपए से अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। इनफैक्ट आज रुपया एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर करेंसी इन द वर्ल्ड बन चुका है। अरे भाई, कहाँ का डाटा है इसके पास जिसको यूज करके ये क्लेम कर रहा है वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है? करेंसी परफॉर्मेंस रिलेटिव होता है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखो, भारत के करेंसी की परफॉर्मेंस इज बेटर कंपेयर टू मेनी कंट्रीज। अब क्या है ना, ऐसे लोगों के वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं जो मेरे बस की बात नहीं। आई एम गुड एट रिसर्च, दैट्स इट। हमसे ना हो पाएगा फ्लैशी एडिटिंग एंड दमदार भाषणबाजी। लोगों से मेरा यही निवेदन है कि फ्लैशी वीडियो एडिटिंग एंड गुड स्टोरी टेलिंग फैक्ट्स नहीं होते हर बार। लेकिन एज यूजुअल एडिटर ने असली चीज नहीं देखी। तो ऑलवेज स्टे अटेंटिव। बाकी मैंने कभी सोचा नहीं था कि इन जैसों की वजह से मुझे गवर्नमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्कार।